हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। कल हमने पढ़ा था अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे विचारधारा के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, विचारधारा के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। चलो देखते हैं हमारी हेडिंग क्या है। विचारधारा के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो पहला प्रकार देखते हैं। पहला प्रकार क्या है? पहला प्रकार है पूंजीवादी उदारवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी उदारवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी उदारवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? हमने इसकी सिंपल सी परिभाषा बनाई। ऐसी व्यवस्था जहाँ व्यक्ति अपनी क्षमता और पूंजी के हिसाब से कार्य करता है। ऐसी व्यवस्था जहाँ व्यक्ति अपनी क्षमता और पूंजी के हिसाब से कार्य करता है और उच्चतम लाभ प्राप्त करता है क्या कहलाती है? पूंजीवादी या उदारवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। अर्थात ऐसी व्यवस्था जहाँ व्यक्ति अपनी क्षमता और पूंजी के हिसाब से कार्य करता है और उच्चतम लाभ प्राप्त करता है। उच्चतम लाभ कैसे प्राप्त करता है? सपोज दैट एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, ठीक है। इसने क्या किया, कहीं भी जाकर किसी खेत या किसी भी जगह पर या किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट किया। सो बटे मान लीजिए किसान है, हमने मान लिया क्या है, ये किसान है, ठीक है। इस किसान ने अपने एक खेत में गेहूं लगाए। ये इस किसान का खेत है, इसमें इसने गेहूं लगाए। इसने क्या करा, इसने अपनी क्षमता के अनुसार इसमें कार्य करा, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें अपनी पूंजी का भी इन्वेस्ट किया। अब ये बताओ, कोई किसान खेत में बीज बोएगा, उसमें क्या करेगा? पूंजी भी लगाएगा, पैसा लगाना जरूरी, तभी तो वहां से फसल उगा सकता है और अपनी क्षमता के अनुसार उसमें कार्य भी करेगा। तो ये बताओ, जब ये किसान इसमें पूंजी का इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, और अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर रहा है, तो क्या इससे उच्चतम लाभ प्राप्त होगा या नहीं होगा? ना। कैसे होगा? क्योंकि उसने अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करा और उच्चतम लाभ प्राप्त किया। लेकिन एक स्थिति भारत में ऐसी आई जब भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बिल्कुल भी अपनाई नहीं गई थी। हम कह सकते हैं कि तब भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं थी। तब क्या होता था? तब क्या होता था, उन लोगों के साथ पता है क्या अत्याचार होता था? लोग कार्य तो करते थे अपनी क्षमता के अनुसार, लेकिन उन्हें जो लाभ होता था अपनी क्षमता के अनुसार नहीं मिलता था। मान लें कि किसान ने अगर खेत में बीज बोया ना, तो उसमें से पहले कि अंग्रेज लोग क्या कर देते, पहले हिस्सा 1/10, 1/10, मतलब 1/10 हिस्सा में से एक हिस्सा किसान का होता था, बाकी बचा बीज किसके पास चले जाता? अंग्रेजों और जमींदारों के पास। अंग्रेजों और जमींदारों के पास। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आने का कितना फायदा है? व्यक्ति इसमें अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर रहा, अपनी पूंजी का इन्वेस्ट कर रहा और उच्चतम लाभ प्राप्त कर रहा। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करता था, व्यक्ति उसमें अपनी पूंजी भी इन्वेस्ट करता था, लेकिन उससे उच्चतम लाभ बिल्कुल नहीं प्राप्त होता था। क्योंकि पहले अंग्रेजों का शासन था, जमींदारों का हक रहता था, मालिकाना हक रहता था। तो जमींदार क्या करते थे, किसान से उन्हें अपना 1/10 हिस्सा दे देते और बाकी बचा अपने पास रख लेते। अब आगे देखते हैं पूंजीवाद की विशेषताएं। पूंजीवाद की विशेषता क्या क्या थी? पहली है निजीकरण। निजीकरण का मतलब क्या होता है? उत्पादन के साधनों पर मालिकाना हक किनका होता है? निजी क्षेत्र का होता है। जो उत्पादन के जितने भी साधन हैं उन पर जो मालिकाना किसका होगा? निजी क्षेत्र का होगा। और उत्पादन के साधन क्या क्या हो सकते हैं? खान हो सकती है, भूमि हो सकती है और खनिज हो सकती है। इन सभी पर मालिकाना किसका होगा? मालिकाना किसका होगा? निजी क्षेत्र का, ठीक है। अब इसमें दूसरा है लेसेज फेयर। लेसेज फेयर का मतलब क्या है? बाजार को अकेला छोड़ देना। बाजार को अकेला छोड़ देना। इसमें क्या होता है, जो सरकार होती है ना, बाजार पर नियंत्रण नहीं रखती। सरकार बाजार पर नियंत्रण नहीं रखती। लेसेज फेयर का मतलब कोई पूछे तुम्हारे से कि इसका मतलब क्या है? लेसेज फेयर का मतलब है अकेला छोड़ दो, मतलब फ्रीज कर दो बिल्कुल, जो कुछ भी, मतलब उसको अकेला छोड़ो, ठीक है। उसे अपने नियंत्रण में मत रखो। तो इसमें सरकार क्या करती है? बाजार को फ्री कर देती है, मतलब उस पर कोई नियंत्रण नहीं रखती। अब ये बताओ, सरकार जब बाजार को नियंत्रण अपने अंडर में नहीं रख रही, उसको अकेला छोड़ देगी, तो सरकार को क्या फायदा? हमेशा गवर्नमेंट, किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट हो, हमेशा अपना फायदा देखती है। अब ये बताओ, जब सरकार बाजार को नियंत्रण नहीं करेगी, उसको फ्री छोड़ देगी, अकेला छोड़ देगी, एक तरीके से कोई नियंत्रण नहीं है, तो उसमें ये मतलब प्रतिस्पर्धा नहीं बढ़ेगी। प्रतिस्पर्धा कैसे बढ़ेगी? मान लिया सुबह है, भारत के अंदर एक कंपनी आती है एप्पल, ठीक है, और दूसरी कंपनी सैमसंग की। इन दोनों कंपनी के फ़ोन, किसी का 1 लाख का है, किसी का 1.5 लाख का है। दोनों में कंपटीशन चल रहा है ना, दिन पर दिन डेली बढ़ रहा है। कोई हाई क्वालिटी का कैमरा दे रहा है तो किसी का बैटरी का पिकअप हाई है, तो आपस में प्रतिस्पर्धा बढ़ी, लेकिन सरकार इस पर कोई नियंत्रण नहीं करी। जैसे मर्जी बेचो, वो उनके ऊपर डिपेंड है, उनका प्रोडक्ट किसी प्रकार से मार्केट में बिक रहा है, ठीक है। तो अब इसमें तीसरा है अदृश्य हाथ। अदृश्य हाथ क्या है? इनविजिबल हैंड क्या है? इसमें होता है मार्केट
फ्री मार्केट की वकालत करता है। इनविजिबल हैंड क्या करता है? फ्री मार्केट की वकालत करता है, जिस कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल का विकास तथा बाजार का संचालन होता है। जिस कारण क्या होता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल का विकास, बाजार का संचालन होता है। किसके अंतर्गत आता है ये सब? ये आता है आदर्श हाथ के अंदर, जो आदर्श हाथ क्या होता है? फ्री मार्केट की वकालत करता है। तीसरे इसमें 4 नंबर पे है, चौथा है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है? इसमें जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इस सिद्धांत पर कार्य करती है। जो अभी हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया ना, वो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, जिससे व्यक्ति पूर्ण रूप से अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकता है। मतलब कोई भी व्यक्ति होगा, वो पूर्ण जो फुल फ्रीडम है, पूरी की पूरी स्वतंत्रता है, और वो अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं पूंजीवाद के लाभ और हानियाँ। पूंजीवाद के लाभ और हानियाँ। लाभ में पहला गरीबी का निवारण। गरीबी निवारण कैसे होगा? आज वर्तमान की स्थिति देख लो, आज से 20 साल या 25 साल पहले चले जाओ, सपोज डेट चलो 1990 के बाद चले जाओ, 1990 के बाद की स्थिति देख लो और आज की स्थिति देख लो। 1990 के बाद क्या भारत में रहने वाला प्रत्येक निवासी को हक था? क्या वो अपनी शिक्षा या स्वास्थ्य पर पूर्ण रूप से पैसा खर्च कर पाता था? बिल्कुल नहीं कर पाता था। आज उसके पास पूर्ण रूप से स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर पैसा खर्च करने के लिए उसके पास है। ठीक है, जिस कारण हम कह सकते हैं गरीबी का निवारण हुआ। पूंजीवाद आने से क्या हुआ? पूंजीवाद भारत में आया, प्रतिस्पर्धा बढ़ी तो मार्केट में क्या हुआ? फ्री मार्केट छोड़ दिया, जिस कारण का गरीबी का निवारण हुआ। गरीबी का निवारण कैसा हुआ? व्यवसाय मिला, लोगों को काम मिला। ठीक है, इसमें दूसरा देखते हैं प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला। दूसरा इसमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा। प्रतिस्पर्धा को कैसे बढ़ाया? अभी बताया था आपने, मार्केट को खुला छोड़ दिया गया, आपस में कंपनियों की क्या होगी? कंपटीशन होगा। कंपटीशन होने से क्या होगा? मार्केट में प्रोडक्ट सस्ते सस्ता मिला और अच्छी क्वालिटी का मिला। और इसमें तीसरा है नवाचार को बढ़ावा मिला। नवाचार को बढ़ावा कैसे मिला? इनोवेशन। मतलब कह सकते हैं कि अब पहले ये बताओ, अगर हम कहीं पे रह रहे हैं, ठीक है, सपोज आज तो 30 साल पहले मैं कहीं अपने गांव में रहता हूँ या फिर शहर में रहता हूँ, मुझे किसी चीज़ की इमरजेंसी चाहिए, इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ेगी किसी चीज़ की भी, सपोज डेट मुझे कोई फ़ोन मंगाना है, ठीक है, मेरे शहर में नहीं मिल रहा और मुझे मंगाना है इमरजेंसी और मुझे ज़रूरत है। क्या मैं पहले मंगा सकता था? बिल्कुल नहीं मंगा सकता था। आज अगर मुझे किसी फ़ोन की ज़रूरत है ना, तो मैं 2 या 3 दिन के अंदर अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों से, ऐसी कंपनियों से तुरंत डिलीवरी करा सकता हूँ। तो हम कह सकते हैं कि इससे क्या हुआ? नवाचार को क्या मिला? बढ़ावा मिला। अब इसकी हानि देखते हैं। हानि क्या क्या हो सकती है? हानि में हमने पहला भी लिखा कि एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब इसमें हमने हानि में क्या कहना चाह रहा है? एकाधिकार का मतलब है कोई कंपनी है, मान लीजिए बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, और ये छोटी छोटी कंपनी है। ये क्या है? छोटी छोटी कंपनी है। तो एक अधिकार का मतलब इन बड़ी बड़ी कंपनियों के क्या करें? छोटी छोटी कंपनियों का अधिकार छीन लिया। मतलब कि एक टाइम में गूगल था, ठीक है, गूगल ने आज क्या? गूगल मैप बना दिया, ठीक है, गूगल मैप बना दिया, और गूगल के बहुत सारे मतलब जैसे गूगल ट्रांसलेट हो गया, गूगल के अपने खुद के गूगल यूट्यूब आ गया। तो एक तरीके से कैसे एक अधिकार का मतलब है इन बड़ी कंपनियों ने क्या करा? छोटी कंपनियों का एक अधिकार छीन लिया, इन पर हक, इनको मतलब इनको खरीद लिया, क्योंकि इनको उठने का मौका ही नहीं मिला जब बड़ी बड़ी कंपनी आ गई मार्केट में। तो दूसरा इसमें क्या है? गरीबी। गरीबी मतलब गरीबी कैसा है? गरीबी मतलब हम कह सकते हैं कि जब इसमें क्या हुआ, अमीर व्यक्ति था जो और अमीर होता चला गया, लेकिन गरीब व्यक्ति और गरीब होता चला गया। वर्तमान स्थिति में देखते हम कह सकते हैं कि एक कंडीशन ऐसी थी 1991 के बाद जो स्थिति बनी, 1% लोगों के पास 82% पैसा था। 1% भारत में रहने वाले 1% लोगों के पास 82% पैसा था। बचे 99% लोग, इन लोगों के पास 18% पैसा था। तो इस कारण जो गरीबी है, कि गरीबी में क्या? अमीर लोग तो अमीर होता चला, पूंजीवाद आया, लेकिन अमीर उठ नहीं पाया, क्योंकि ना तो क्यों नहीं उठ पाया गरीब क्यों नहीं उठ पाया? क्योंकि ना तो उस पर शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर खर्च करने के लिए पैसा था, जो कि अमीर के पास तो फुल फैसिलिटी थी। तीसरा इसमें असमानता। असमानता हम ऐसे बता सकते हैं, 1% लोगों के पास 82% पैसा था और 99% लोगों के पास 18% पैसा था। ऐसे हम भेदभाव के थ्रू उस पर बता सकते हैं। पर्यावरण को नुकसान कैसे पहुंचा? अब ये बताओ, जब पूंजीवाद आया, कंपनी आई, कंपनी ने निवेश करा, तो ये बताओ जंगल कटा, ठीक है, जल का मतलब एक तरह से जल जो तालाब वगैरह थे, ठीक है, जल को नुकसान पहुंचा, जंगल कटा, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा। तो वहाँ की भूमि जो थी, उपजाऊ भूमि थी, उन्हें ध्वस्त कर दिया गया, वहाँ पे कंपनियाँ खड़ी कर दी गई। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं पर्यावरण का नुकसान कैसे पहुंचा? कोई ज़मीन पड़ी थी, खाली खेत थे जहाँ पे काम होता था, मतलब खेत वगैरह थे, उन पर कंपनी निवेश करा, वहाँ के
चारों तरफ के पर्यावरण को, वातावरण को क्या करा, अपने ओर से चारों तरफ से घेर लिया, ठीक है। वहाँ की जल वायु एक तरीके से कहते हैं सबको क्या करते, ध्वस्त कर दिया। आज के लिए इतना ही, बाकी कर लेते हैं।